हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 8 चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं और वो चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगी और आपकी वो चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और ये इतिहास की 7 क्लास की आपकी आज खत्म हो जाएगी एवरीवन। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं आज़ादी हासिल करना। 6 से पढ़ेंगे। अध्याय 6 में हमने अध्याय 6 में पढ़ चुका था एवरीवन कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एवं राजनीतिक समुदाय के बीच में गठित हुई थी। ठीक है, उसी को दोबारा और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। इसमें पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बांदा बहादुर ने नेतृत्व में खालसा ने मुगल के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच क्षेत्र में उन्हें अपने प्रशासक की स्थापना की और 1715 में बांदा बहादुर की बंदी बना लिया गया। बांदा बहादुर को बंदी बना लिया कब? 1715 ईस्वी में और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिख ने अपने आप को पहले तत्वों और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन तत्वों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। इन दिनों दल खालसा बैसाखी दिवाली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ये देखिए एवरीवन, गुरु गोविंद जी 10वें गुरु थे। ठीक है, ये देखिए गुरु गोविंद जी की फोटो, ये गुरु गोविंद जी है और ये 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदार के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ फसल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बांदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। मतलब उन्होंने खुद से कुछ नहीं किया, जो कि बांदा बहादुर के द्वारा जो किया गया था, जो सिक्के में उत्कीर्ण था, वही सबको उन्होंने उन्हीं सिक्कों में उत्कीर्ण किया जो खालसा पंथ के आदेशों में पाए गए थे। ठीक है, वो अपने से कुछ नहीं किया, ये पहले से खालसा पंथ में था। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अब मराठा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एवरीवन। ठीक है, मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 में शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीपीय में मुगलों की चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया।
पूना मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर दिया। इनका सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टकराकर न लेते हुए उनके पास चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाके में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1920 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने शने शने और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार मिल गया। ठीक है, ये सब कर है। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा पर्वतों की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधन का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठा के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियान ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। वहीं उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रम में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाके में व्यापार के नए मार्ग खुले और चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। यह बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ावा दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। जाट। अन्य राजा की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया और 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा वल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों से लिए और 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां
जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीघ में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीघ की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। और एवरीवन, ये ना चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाती है। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ये चैप्टर आपकी खत्म हो गई। तो नेक्स्ट क्लास क्या किया जाए, क्या पढ़िएगा, वो कमेंट करिएगा तो ठीक है, या फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। उसका 6 क्लास का भी नहीं पढ़े और 7 का भी नहीं, उसको कंप्लीट करते हैं। तो एवरीवन लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।